Hello everyone, once again welcome to Rapid Commerce classes. This is Hasham sir and our today's topic is इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्लास की आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखने जा रहे हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और पिछले क्लास में हमने देखा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आज समझेंगे उसके फीचर्स की मदद से, एडवांटेज की मदद से और डिसएडवांटेज की मदद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले जो भी चैनल पर नया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्लासेस की मिलती रहें। और अगर आप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आपके दिख रहे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, याद रहे एक चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको एक एक पॉइंट, फीचर और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और नोट्स पर लिखते जाना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तभी तो आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपके बस की बात केस स्टडी नहीं होगी। ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपको पीछे दिख रहा है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बात करेंगे इस क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले गिवन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में गिवन है, कहा गया इट इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट। कहा जा रहा है, आपको बता रहे हैं, मैं इसका मीनिंग आपको समझा दूं कि एक एग्रीगेट है इंटर पर्सनल रिलेशनशिप का, जहां पर यानी बिना किसी, विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, कोई इसका कॉन्शियस पर्पस नहीं होता है, बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट, लेकिन जो इसका रिजल्ट यानी परिणाम आ सकता है वो ज्वाइंट हो सकता है, यानी आपके काम की चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले इस क्लास को जो हम शुरू कर चुके हैं, अब इसमें हमने ये जाना सिर्फ किसके बारे में, अभी तक जाना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरह से ये तैयार होता है या किस तरह से इसका क्या सीन होता है, इसको हमने समझा। अब जब हम इनके फीचर्स को पॉइंट से, हेडिंग से, सब हेडिंग से समझेंगे और फिर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझेंगे तो हमें पूरा मामला एक्चुअली क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो आइए हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको इसको लिख लेना है कॉपी में और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एज इट इज़ आप अपने वर्ड्स में उसकी नोट्स तैयार करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहा जा रहा है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हेडिंग आपने देखा, याद रखिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि बिना हेडिंग के, बिना सब हेडिंग के, बिना डाटा के और बिना कीवर्ड्स के आप अच्छे मार्क्स किसी भी हाल में अगर चाहें तो नहीं ला सकते हैं। तो ये वो हेडिंग्स है जिन्हें आपको याद रखना है एग्जैक्टली, और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको अपने वर्ड्स में आप नोट्स में लिखते रहें तो आपको सक्सेस मिलेगी। बात करें, कहा गया है कि बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, सीधे तौर पर हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी के बेस पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व, कोई वजूद, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। यानी आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहली बात कि ये बिना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होता है। ये आपने पहली बात समझी। एग्जैक्टली पॉइंट्स को समझते रहिएगा क्योंकि इसी बेस पर हम केस स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद गिवन है नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। कहा गया कोई रिटन रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं रहते हैं। मतलब इसका आप समझिए, रिटन रूल्स और प्रोसीजर नहीं रहते हैं। आप एक चीज़ समझिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बात होती है, गपशप लोग करते हैं, बात इधर की उधर की, र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, यहाँ की बात वहाँ की बात, घर की बात, शादी की बात, ये सारी बातें होती हैं। उसमें बताइए उनको करने के लिए क्या संभव है, रूल्स हो, रिटन रूल्स की आज आपको उनके घर की बात करनी है, इनके घर की बात करनी है। ये खासकर क्रिएट हो जाता है ये चीज़ें लेडीज़ में, वो जहाँ खड़ी होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और कोई रूल्स नहीं है, क्या प्रोसीजर है कि क्या बात करेगा, कौन किससे बात करेगा, ये सब नहीं। मतलब ना यहाँ कोई सीन बनता है कि टॉप से बॉटम होगा या बॉटम से टॉप होगा, ऐसा कोई चैन वैन का चक्कर नहीं होता है। कोई भी किसी से भी कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब
मतलब है नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कोई रिटन रूल ना होता है, ना कोई प्रोसीजर होता है। किस चीज़ के लिए? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगली फीचर की बात करें, कह रहा है इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्वतंत्र होते हैं, बातचीत के चैनल स्वतंत्र होते हैं। यानी एक प्रिंसिपल से अगर हम बात करें स्कूल की, तो एक प्रिंसिपल से बहुत अच्छे रिलेशनशिप एक प्यून से भी हो सकते हैं और वो उससे किसी भी तरह की बात को शेयर कर सकता है। मतलब कई लोग मिलकर के बात कर सकते हैं और पड़ोस की बात, घर की बात, पड़ोसी देश की बात, ये बात वो बात, ये सारे जब इकट्ठा होकर के बात करने लगते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो बात करेंगे अगर, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये स्वतंत्र चैनल होते हैं। कोई यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ कमांड है या फिर स्केलर चैन वाला सीन है, ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई भी किसी से मिलकर के कोई भी बात कर सकता है। उसके बाद गिवन है नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? डेलिबरेटली क्रिएटेड मतलब जानबूझकर इसको नहीं बनाया जाता है। ये एक सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत करना यहाँ वहाँ के बारे में, पड़ोसी मुल्क के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, किसी की शादी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर नहीं होता है, ये सडन हो जाता है और लोग बात करना शुरू कर देते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे, लिखा हुआ है नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर की बात करें इसके, तो इसके लिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके लिए कोई प्लेस नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि इसके लिए ख़ास तौर पर मनाही होती है कि आप अपने वर्क को प्रॉपर वे में करें, ना कि एक दूसरे से बातें करें, क्योंकि ये एक दूसरे से जब बात आप करते हैं तो वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अगर वो बात जो है वो आपके काम से रिलेटेड ना हो, बाहर की बात हो, यहाँ वहाँ की बात हो, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो। उसके बाद गिवन है, अगर हम बात करें, ये फीचर्स थी, ये इसकी विशेषताएं थी जो आपने देखा। इन सिम्टम्स को जैसे ही मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा, आपको समझ जाना है कि मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद गिवन है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि अगर बात करें एडवांटेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फायदे हो सकते हैं, तो गिवन है प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। देखिए बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कम्युनिकेशन की प्रिस्क्राइब लाइन होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कोई डिले होने का चांस नहीं होता है। इसका मतलब अगर मैंने आपसे कहा था टॉप से बॉटम इंफॉर्मेशन जाती है, आपने देखा था स्केलर चैन में, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, डायरेक्टली कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। इसका मतलब है डिले नहीं होगा, वरना एक से दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे काम में डिले होता है, वो सीन होने से बच जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, यानी उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है क्योंकि जिससे जो कहना था आपने डायरेक्टली कहा, ना कि आपने चैन का इस्तेमाल करा। उसके बाद गिवन है, बात करेंगे सेकंड यानी दूसरा पॉइंट, इसका हेडिंग क्या होगा? इट प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। याद रखिएगा बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है। अगर मैं अगर एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने किसी साथी से, किसी कलीग से जा करके मैं ये पूछता हूँ कि आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, हेल्थ आपका कैसा है, घर पे सब कैसे हैं, सब ठीक है, तो ये एक बिलोंगिंगनेस को बताता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में एक सोशल बन करके मैं बात कर रहा हूँ, सोशल व्यक्ति बन करके बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल का नहीं। मतलब इसमें एक फीलिंग आती है, बिलोंगिंगनेस की आती है कि कौन कहाँ से संबंधित है, यानी कि इट प्रोवाइड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी अगर बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, कोई इनोवेशन करता है, कोई नवाचार करता है, तो उसको भरपूर मौका यहाँ पर मिल जाता है और उसको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। वही आपको दूसरी तरफ पता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली जो कहा गया है वही करना है, आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते। आपसे जो कह दिया कि आपको ऐसे करना है तो ऐसे करना है, इस तरह से करना है तो इस तरह से करना है, जो सीन आपको समझा दिया गया एज इट इज आपको वही ड्यूटी करना है और आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्या सीन होता है, मैंने आपसे कहा प्रोवाइड द नेसेसरी इन्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशन के लिए आपको नेसेसरी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इट प्रोमोटेड द फीलिंग
फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज। भाई जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ को समझिए, अगर हम किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम क्लास देख रहे थे, मैंने देखा हमारा जो एक साथी था, हम बिल्कुल बैठे हुए थे फ्री, हमको नहीं जाना था क्लास में, वो क्लास हमारा फ्री था, लेकिन हम बाहर बैठे हुए थे। हमने देखा कि क्लास में एक टीचर काफ़ी परेशान है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ आ जाइए और आज मैं आपकी क्लास को देख ले रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पर आके आराम कर लीजिए। तो यहाँ पर एक सीन आया कोऑपरेशन का। इसी तरह से कंपनी में भी हो सकता है कि अगर कोई अनकंफर्ट फील कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उसके बगल वाला जो है वो उसकी हेल्प कर सकता है, यानी कोऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैंने आपको ये सीन समझाया था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, जो काम जिसे दिया गया है उसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोऑपरेशन की फीलिंग आती है अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है ना, यानी फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये थे कुछ जो मैंने आपको जुड़ाए, ये थे कुछ फ़ायदे। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज, यानी क्या नुकसान भी हो सकता है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला नुकसान ये है, इट स्प्रेड्स र्यूमर्स एंड अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात ये है, इट स्प्रेड्स र्यूमर्स एंड अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहला सीन समझिए, र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, यानी सबसे बड़ी जो कमी होती है, मेरा खुद का भी अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे बड़ी भी जो कमी रही है वो ये रही है कि र्यूमर्स यानी अफवाह होती है। आपने किसी से कुछ कहा, उसने आगे जाकर के कुछ कहा, आप छोटी सी बात करते हैं तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है। मतलब आपने एक मामूली सी बात कही कि क्या, आपने कहा कि एक वहाँ पर मतलब गोली चल गई, ठीक है ना, तो दूसरा वाला उसको र्यूमर बना देगा कि भाई वहाँ पे तो बहुत खतरनाक गोली चल गई है, पूछो ही मत क्या हो गया, बहुत 20 लोग मारे गए, 40 लोग, अच्छा तो ये ऐसे करते करते बात जो है वो अजीब बन जाती है। मतलब र्यूमर्स जो है वो गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है। एक छोटी सी बात थी कि गोली चल गई, लेकिन अगले के पास गई तो उसने और बढ़ा चढ़ा करके बताया, उसने कहा गोली चल गई, 10 लोग मर गए, उसके बाद गई वहाँ तो उस गाँव में तो बिल्कुल एकदम पूछो ही मत कितना जो है वो तनाव हो गया है, वहाँ पर तो कर्फ्यू लग गया है। तो ऐसा सीन बनता चला जाता है, मतलब र्यूमर्स छोटी सी बात के र्यूमर बन जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए मैंने बताया। और पॉलिसीज को आप फॉलो नहीं करते हैं और जो मैनेजमेंट के चेंजेस होते हैं उसको आप फॉलो इसमें नहीं करते हैं। इट गिव इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अगर बात किया जाए तो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अगर उसकी तुलना की जाए किससे, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से। यानी हम अगर 2 टीचर्स हैं, हम आपस में फ्रेंड्स भी हैं, तो हम अपने बारे में ख़ास तौर पे सोच रहे हैं और थोड़ा कम सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा देखा जाता है। तो ये था क्लास आज का। अब इसके ऊपर हम केस स्टडी करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए केस स्टडी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इस पर एज इट इज़ आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड, जितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड आपको केस स्टडीज़ ग्रुप में मिलता रहेगा। आपको वो भी केस स्टडीज़ सॉल्व करते रहना है ताकि आप को बोर्ड में कोई इशू ना हो। हम बोर्ड लेवल की केस स्टडीज़ को इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम जब आप बोर्ड का देने जाएं तो वहाँ पर कुछ नया ना लगे। बात करेंगे इस केस स्टडी के, तो अपनी आदत के मुताबिक, जैसा कि आप जानते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, देन हमें पढ़ना है केस स्टडी। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, गिवन है क्या कहा गया है, सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। इसका मतलब है इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम की बात होगी और आपसे बताया गया है कि आपको समझाना है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ओवरकम यानी इससे बाहर आ सकता है, जो प्रॉब्लम उससे को फेस करनी पड़ रही है उस पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। अगला मांगा गया है सजेशन, स्टेट एनी 3 बेनिफिट इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। और ये भी बताना है जो आप सजेशन देंगे उस सजेशन का 3 फायदा क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा कंप्लीटली हम देखेंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। हम आपको सिम्टम्स बताते चलेंगे, आपको हमें कमेंट सेक्शन में, आपको हमें लाइव चैट में जवाब देते रहना है, लेकिन याद रखिए मुझसे पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बात करेंगे इस केस स्टडी की। गिवन है अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स,
यानी देखो केस की स्टडी करना है, हमें समझते चलना है। समझ लीजिए कि कंपनी है वो आपकी खुद की कंपनी है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का काम इतना सा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को, है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन वर्क, कहा गया है सिर्फ काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस जॉब पोजीशन इज क्लियरली स्पेसिफाइड। देखिए ये सारे सिम्टम्स यानी एम्फेसिस ऑन वर्क, ये भी आपको एक सिम्टम मिल गया, और वर्क जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, ये एक इसी सिम्टम का हिस्सा ये भी है। एंड देयर इज एन एस्टैब्लिश चैन ऑफ कमांड, यानी चैन ऑफ कमांड है। देखिए ये सारे सिम्टम्स एक ही सिम्टम है, ये किसकी बात हो रही है आपको समझना है। हाउएवर देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग, भाई जाहिर सी बात है जब कमांड चैन ऑफ कमांड है और स्केलर चैन का है तो यहाँ पर डिले होना तय है। डिले क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चैन लेकर के चलेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, इस वजह से डिले हो रहा है। मतलब अभी तक क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा है समझिएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को बनाती है और सिर्फ काम पर जोर देती है, यानी कि लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन वर्क। द रिलेशनशिप जो है यानी बिटवीन वेरियस जॉब पोजीशन इज क्लियरली स्पेसिफाइड, यानी एग्जैक्टली पता है कि इंजीनियर कौन है, मैनेजर कौन है, और कर्मचारी जिसको आप कहते हैं एम्प्लॉइज कौन है, ये सब एग्जैक्टली चीजें पता है। या स्कूल को ले लीजिए तो प्यून कौन है, टीचर कौन है, क्लर्क कौन है, मैनेजर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ये सब एग्जैक्टली पता है। तो यानी ये आपको बताना है, हालांकि ये पूछा नहीं गया है, बताना है आपको किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के ये सिम्टम है। अगर सब कुछ क्लियरली डिफाइन है आप मुझसे पहले जवाब देंगे। However, there is delay in decision making, भाई जाहिर सी बात है जब इसको फॉलो करेंगे डिले होगा। And implies or discouraged to interact beyond their officially defined roles, कहा जा रहा है जो implies है ना, देखिए यहाँ पर implies जो है वो discouraged हो रहे हैं, यानी वो बहुत परेशान हो जा रहे हैं, उनका साहस कमजोर पड़ रहा है। to interact यानी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं beyond their officially defined roles, यानी कहने का मतलब क्या है, जो उनको ऑफिशियली काम दिया गया है उससे हट करके वो एक दूसरे से ना बातचीत कर पा रहे हैं ना कोई काम कर पा रहे हैं। यानी जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ उनको जो उनको ड्यूटी मिली है एज इट इज़ वही काम करना है, ना किसी से कोई बात करना है, ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी से कुछ जानना है। तो ये किसके सिम्टम हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी मुझे लाइव चैट में फटाफट से बताते रहोगे और किसका सही है मैच भी करोगे। हालांकि ये पूछा नहीं है, ये पूछा है कि प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे होंगे। क्रिएटिव टैलेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हैंस जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज रिड्यूसिंग, कहा जा रहा है जो क्रिएटिव टैलेंट है उसको कहा गया कि इज नॉट रिकॉग्नाइज, यानी अगर आप कुछ क्रिएटिविटी, अभी मैंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है वहां पर मैंने बात किया था कि क्रिएटिविटी का वेलकम होता है, आपका इनोवेशन जो होता है उसको माना जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, यानी कि सब कुछ जो आपको काम दिया है वही एज इट इज करना है। तो किसके सिम्टम से ये आपको देखना है, ये जो परेशानी हो रही है इनको, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है एम्प्लॉइज के, और इनका क्या कहा जा रहा है कि इनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपसे सवाल पूछा गया था कि सजेस्ट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय इट। तो डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू मैच योर सॉल्यूशन विथ माइन। मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है जब बात हो रही थी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें कहा गया था कि आप एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, आपके टैलेंट का स्वागत किया जाता है, आपको आपके इनोवेशंस के बारे में देखा जाता है, और तमाम चीज़ें आपकी सोशल नीड्स वगैरह भी पूरी होती हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो आप कहेंगे कि अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये जो इनकी समस्याएं हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इनका जॉब में सेटिस्फैक्शन कम होता चला जा रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑफिशियली डिफाइंड रोल के अलावा एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, और आपकी सोशल नीड्स पूरी हो जाएगी। और जब ये सोशल नीड्स आपकी पूरी हो जाएगी और मूवमेंट जो होगा कम्युनिकेशन का वो प्रॉपर होने लगेगा, तो आपका जो जॉब होगा वो भी अच्छे से चलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। गिवन है स्टेट एनी 3 बेनिफिट इट विल डिराइव फ्रॉम योर सजेशन। भाई 3 बेनिफिट में क्या है? पहला बेनिफिट, आप
आप भी बताते रहो मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में फटाफट बताते रहो और मेरे वाले से मैच करो। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपको जो पहला फ़ायदा वो होगा कि मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत तेज़ी से होगा, यानी फास्ट मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो आपकी जो सोशल नीड्स होंगी वो पूरी होंगी, क्योंकि आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका, एक दूसरे का कोऑपरेट करने का मौका मिलेगा। और अगर तीसरा बात करें तो इतने सारे हैं, तीसरे में से आप कुछ भी ले सकते हैं। आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, जो रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था, वो नहीं होगा बल्कि वो बढ़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।